नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथ के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। इस सेशन में दोस्तों हम लोगों ने 76 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 92 नंबर क्वेश्चन तक फिनिश कराए हैं, जो कि रोजगार विद अंकित के जो अंकित भाटी सर हैं उन्होंने यूपी पुलिस वालों के लिए मॉडल पेपर निकाले थे। तो ये दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 4 का सोल्यूशन हम लोग आप आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो जो 76 से पहले जितने क्वेश्चन थे 75 नंबर तक जीके जीएस और हिंदी से रिलेटेड, उन क्वेश्चन को हम लोगों ने आप लोगों के लिए डिटेल सॉल्यूशन के साथ फिनिश करा दिया है। तो आप लोग उसको मतलब उस प्रैक्टिस सेट को भी देखिए, वो मैंने कल शाम को आप लोगों के लिए अपलोड करा दी थी, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और चलिए हम लोग बिना बातचीत के शुरू करते हैं मैथ का इंपॉर्टेंट वाला सेशन। देख लेते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम में मात्र कल का दिन और शेष है। आज 6 तारीख हो गई, कल 7 तारीख, 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जिसका पेपर होगा वो इसको जरूर अच्छे से देखें, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे कवर करेंगे तो आप लोगों को वहां पे फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये दोस्तों जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये क्या करते हैं कि बच्चे को लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको देख करके वो स्किप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन होते बहुत ईजी हैं। चलिए देखिए हम लोग किस कैसे इसको इजी वे में फिनिश करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट पाई चार्ट एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय यानी कि ओडीआई और टेस्ट मैचों में विभिन्न देशों के खिलाफ एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है। ओडीआई और टेस्ट मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 9000 और 7500 हैं। ओडीआई में 9000 रन और टेस्ट मैच में 7500 रन। तो हमसे अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ओडीआई में पाकिस्तान के खिलाफ, ये है ओडीआई, ओडीआई में पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए रन और टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ बनाए गए रनों से अनुपात क्या है? पाकिस्तान 22% रन श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए हैं। ओडीआई में 9000 रन टोटल थे, 22% रन पाकिस्तान के खिलाफ यानी कि 22/100। ये तो निकल के आ गया ओडीआई में पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए रन। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ बनाए गए रन। टेस्ट मैच में टोटल रन 7500, श्रीलंका 23% दिया है यानी कि 23/100। हमसे रेशियो पूछ रहा है, यानी कि हमें रेशियो निकालना है। तो इस 9000 इंटू 22/100 के अपान में कर देंगे 7500 इंटू 23/100। इतना करना था और अपना आंसर ले लेना था। ये यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐसे गलत लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये 100 से 100 चला जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। अब इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 15 छक्का 90, यहाँ पे आ जाएगा 15 पना 75, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 22 छक्का 132 और यानी कि 23 पंचे 115। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, 132 रेशियो 115। आप लोगों ने देखा दोस्तों कितने इजी वे में क्वेश्चन निकल के आ गया। सिर्फ देखने में ये क्वेश्चन बड़े लगते हैं और इसको सॉल्व करने में केवल एक लाइन में निकल के आ जाते हैं। 132 रेशियो 115, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा, मुझको यही उम्मीद है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। अगर दोस्तों अब अगर आप लोगों को ये 76 नंबर वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर मुझको समझ में आ गया। चलिए हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है, जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप उपयोग किए जाते हैं। 8 पाइप उपयोग किए जा रहे हैं। कह रहा है टंकी 1 घंटा और 40 मिनट में भर जाती है। यानी कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, और 40 मिनट ये, यानी कि टोटल अगर हम लोग यहाँ टाइम निकालें मिनट में तो कितना निकल के आएगा? 100 मिनट। यानी कि 100 मिनट में क्या होता है, जब 8 नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी भर जाती है। हमसे कह रहा है कि यदि ऊपर बताए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग किए जाएं। अब कह रहा है कि 8 की जगह में हम लोगों को 10 पाइप उपयोग करना है, तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय घंटा और मिनट में लगेगा? दोस्तों सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि 5 आदमी हैं, किसी निश्चित काम को 10 दिनों में कर लेते हैं। फिर हमसे पूछता था कि अब अगर आदमियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? तो क्या होता था कि M1 W1 इज इक्वल टू M2 W2 करते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर M1 W1 तो है नहीं, यहाँ पे पानी है, यानी कि पानी की टंकी है, तो हम लोग उसको पानी को P1 कर देते हैं, पानी की टंकी को, और समय को T1 कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। ठीक है, यानी कि पहले 8 नल खुले गए थे, 8 पाइप, अब उसके बाद में 10 पाइप, और हमारा समय क्या कहा उसने कि समान प्रकार के हैं। बस हम लोगों को वही समय निकाल लेना है। अब क्या करना है कि पहले 8 पाइप, समय लग रहा था 100 मिनट का, दोबारा 10 पाइप,
अब हमको समय पता करना है, तो हम लोग समय पता कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, यानी कि यहाँ T2 बराबर निकल के आ जाएगा 80 मिनट। 80 मिनट यानी कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। 80 मिनट को हम लोग क्या लिख लेंगे? 1 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है? 1 घंटा 20 मिनट। सेम दोस्तों उसी प्रकार का है जैसे होता है M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है? तो इसमें क्या किया? M1D1 नहीं था, इसमें P1T1 की बात हो रही है, तो P1T1 कर दिया गया, P2T2 कर दिया गया। और हम लोगों ने जब निकाला तो 80 मिनट यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को निकल के आ गया। ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। जो दोस्तों मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है? तो आप लोग इनको अच्छे से कवर करते रहिए। कह रहे हैं कि 78 नंबर में 2 वर्ष बाद 1875 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब पहले और दूसरे वर्ष में ब्याज की दर क्रमशः 4% प्रतिवर्ष और 8% प्रतिवर्ष है। ठीक है? 2 वर्ष में हमसे पूछ रहा है। पहले तो हमें जो 1875 रुपए दिया है, इसमें हम लोग 4% अगर ब्याज निकालें तो कितना निकल के आएगा? 1 साल का, यानी कि फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का कितना निकल के आएगा? फर्स्ट ईयर का निकल के आएगा 1875 का 4% यानी कि 4/100। इसको काट देंगे, 4 ही करनम 4, ये आ जाएगा 25 चौको 100। इसको काटेंगे 25 से तो ये आ जाएगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। यानी यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 12, यानी कि 25 पंचे 125। यानी कि पहले साल का ब्याज कितना निकल के आएगा? पहले साल के ब्याज निकल के आएगा 75 रुपए, जब 4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज निकाला जाता है। अब हम लोग दूसरे साल का निकाल लें तो दूसरे साल का कितना होगा? दूसरे साल 8% ब्याज लग रहा है, यानी कि 1875 का हम लोग 8% निकालेंगे, यानी कि 8/100 कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ आ जाएगा 25 चौको 100। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 75, यानी कि यहाँ से कितना निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा 75 दूनी 150, यानी कि दूसरे साल कितना ब्याज लगेगा 8% में? वो लगेगा 150 रुपए। बस दोस्तों एक दिक्कत होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में। क्या होता है कि इसमें ब्याज में भी ब्याज लग जाता है, यानी कि पहले साल जो हमारा ब्याज था यानी कि 75 रुपए, इसमें दूसरे साल जो 8% वाला ब्याज था इसमें भी ब्याज लग जाएगा। यानी कि हम लोगों को क्या करना है? ये जो 75 रुपए हमारा निकला है इसमें भी हम लोगों को 8% का ब्याज लगाना है। चलिए तो हम इसको लगाते हैं, तो ये आएगा 25 तिया 75, ये आएगा 25 चौको 100, ये आएगा 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 3 दूनी 6, यानी कि दूसरे साल में कितना ब्याज लगा? 6 रुपए ये और 150 रुपए ये। यानी कि हमसे उसने पूछा है कि बताइए टोटल ब्याज कितना है? पहले साल ब्याज 75 रुपए, दूसरे साल 150 प्लस 6, यानी कि कितना हो गया टोटल ब्याज? टोटल ब्याज हो गया 75 प्लस 150 और 6, यानी कि 156। इसको ऐड करा देंगे, 6 5 11, ये हो जाएगा 7 5 12, 1 13 और ये हो जाएगा 1 1 2, यानी कि 231 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 231 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों यही अंतर होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल समान होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि पहले साल तो ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, लेकिन दूसरे साल से ये क्या होता है कि ब्याज में भी ब्याज लग जाता है, इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लग जाता है। जैसे कि हम लोगों ने 75 रुपए हम लोगों को पहले साल में ब्याज मिला था, दूसरे साल में हम लोगों को 8% ब्याज की दर से हम लोगों ने 150 रुपए निकाले, लेकिन 75 रुपए पर भी ब्याज लगा दिया 8% का, तो 6 रुपए और निकाल दिए, यानी कि 150 प्लस 6, ये 150 रुपए हम लोगों ने यहां से निकाले। 156 प्लस 75 ऐड करें, 231 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया। ठीक है? इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। कह रहा है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात करें, यानी कि वॉल्यूम ज्ञात करें, जिसकी त्रिज्या 24.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, केवल इसमें फार्मूला लगाना है। जिसको फार्मूला पता होगा वो तुरंत 1 सेकंड के अंदर आंसर ले लेगा। वॉल्यूम V बराबर होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। ये वाला फार्मूला लगाना है और अपना आंसर ले लेना है। चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, यानी कि यहाँ से V बराबर क्या निकल के आ गया? पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू उसने हमको दिया है 24.5, यानी कि 24.5 गुणे 24.5 इंटू एच। एच कितना है? एच है 14, यानी कि ये 14 निकल के आ गया। कुछ नहीं करना है, अपान ये 10 इधर, ये हटा दिया पॉइंट, ये निकल के आ गया 10। इसको 7 से काट देंगे, ये आ जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है? इतना निकल के आया। इसको काटते हैं, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 5 चौको 20,
5 नैया 45, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, इधर 5 चौको 20, ये 4 बच जाएगा, 5 नैया 45 यानी कि 49 इंटू 49, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 11, यानी कि यहाँ पे कितना बच के आएगा, v बराबर बच के आएगा 11 इंटू 49 इंटू 49, यानी कि 9981, एक यूनिट डिजिट सब में आ रहा है। इसका आप लोग अब मल्टीप्लाई कराइए और अपना आंसर लीजिए। मल्टीप्लाई कराएंगे जब तो निकल के आएगा 26,411। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहा है तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। ठीक है, क्या करना है कि 49 का 49 में मल्टीप्लाई करा देना है, फिर उसके बाद 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे और अपना आंसर 26,411 निकाल करके ले आएंगे। ठीक है, यही वाला फार्मूला याद करना है, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोस्तों एक वस्तु को रुपए 416 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि जो प्रतिशत लाभ हो रहा है वो लागत मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। हमसे कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि सीपी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यदि दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि सीपी बराबर, अगर हम लोगों ने मान लिया कि ये यक्स है और हमसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत भी क्या है कि वो भी एक्स है, यही तो उसने कहा है क्वेश्चन में कि जो प्रतिशत लाभ है वो सीपी के मूल्य के बराबर है। हमने मान लिया कि सीपी हमारा एक्स है तो हमारा लाभ प्रतिशत भी एक्स है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अब हमको क्या करना होता है, इसमें सिंपल एक फार्मूला यानी कि सिंपल एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है कि अगर सीपी की वैल्यू लाभ परसेंटेज के बराबर है तो एसपी बराबर होता है एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स अपान 100। बस दोस्तों इतना होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन उठा के इसमें रख लेंगे और जिस भी ऑप्शन में से एसपी की वैल्यू 416 जो दी हुई है ये निकल के आ जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन रखते हैं, सबसे पहले 160 को ही रख देते हैं, पहला नंबर ऑप्शन रखेंगे, यानी कि एक्स की जगह में 160 इंटू, जब एक्स की जगह में 160 इधर रखेंगे तो 100 एकन्नम 100 प्लस 160 ये हो जाएगा 260 बटे 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 छक्का 96 की 6, कैरी लग जाएगा 9, 16 दूनी 32, 9 41, यानी कि पहले ही ऑप्शन से निकल के आ गया 416। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह पे हम लोगों को क्या करना था, वैल्यू पुट करना था, चाहे 160 या 180 या 200 या 140, तो हम लोगों ने पहला ऑप्शन रखा, पहले ही ऑप्शन में हमारी एसपी की वैल्यू 416 निकल करके आ गई। ठीक है, यह क्या होता है क्वेश्चन में कि यदि सीपी बराबर दिया हो लाभ परसेंटेज के तो एसपी क्या होता है, एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स अपान 100, और यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, R2 से 13% कम है, ठीक है, यानी कि हम लोगों को R2 को पहले समझना होगा, और कह रहा है कि R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान कितना है। सबसे पहले तो हम लोग R2 का मान निकालते हैं कि R2 कितना है। R2 कह रहा है 5600 से 50% अधिक है, यानी कि 50% अधिक है तो 100 में 50 और ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 150 बटे 100, यानी कि जब अधिक कहे तो 100 में ऐड कराया जाता है और जब कम कहे तो 100 में माइनस कराया जाता है। ये हम लोग सॉल्व कराएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इसका मल्टीप्लाई कराइए, ये आ जाएगा 15 छक्का 90, कैरी लग जाएगा 9, 15 पन्ना 75 और 9 84, यानी कि 1 जीरो और, तो ये निकल के आ गया 8400, ये निकल के आ गई R2 की वैल्यू। उसने हमसे कहा कि जो R1 है वो R2 से 13% कम है, इसलिए हम लोग यहां से निकालेंगे R1 बराबर निकलेगा 8400, कितना कम है, 13% कम है, यानी कि 100 में 13 माइनस करा देंगे, यहां से निकल के आ जाएगा 87 बटे 100, मल्टीप्लाई कराइए, ये मतलब 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। अब यूनिट डिजिट देखिए, ये 4 है ये 7 है, 7 चौको 28, केवल एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट हम लोगों ने देख लिया, 7 चौको 28, यानी कि ये 4 और ये 7, केवल ऑप्शन नंबर ए मतलब बी में ही मिल रहा है हमको यूनिट डिजिट, हमारा यही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये दोस्तों क्या होते हैं कि ट्रिक होती है क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने की। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ
और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 2 और 72 है। ठीक है। फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुणों से 2 अधिक है, यानी कि हम लोगों ने माना कि छोटी संख्या x है। ठीक है। तो बड़ी संख्या 2 गुने से यानी कि x का 2 गुना 2x से 2 अधिक है, यानी कि प्लस का 2। ये कौन सी है? ये है बड़ी संख्या। छोटी संख्या हमने x मान ली, बड़ी संख्या 2 गुने से 2 अधिक है यानी कि 2x प्लस 2 हो गई। हमसे कह रहा है कि बताइए छोटी संख्या क्या है। हमको पता है कि क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि x इंटू 2x प्लस 2। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस 2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि 2 इंटू 72। बस हमको इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर ले लेना है। चलिए हम लोग इसका अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। ये निकल के आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा बराबर 2 इंटू 72। हम लोग क्या करेंगे, 2 इससे कॉमन लेंगे और सब जगह काट देंगे, यानी कि ये 2 और ये 2, ये तीनों के तीनों चले गए, यानी कि हमारे यहाँ बच के कितना आ गया, बच के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 72 को इधर लेके आ जाएंगे, माइनस का 72 बराबर 0। फैक्टर कराएंगे 72 के फैक्टर होंगे 9 8 72, यानी कि 9 और 8, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से निकल के आएगा 9x, यहाँ से निकल के आएगा माइनस का 8x माइनस का 72 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 9, यहाँ माइनस का 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा x प्लस 9 बराबर आ जाएगा 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, एक वैल्यू निकल के आएगी x बराबर 8, एक निकल के आएगी -9। हमको माइनस का 9 नहीं लेना है, हमको लेना है x बराबर 8, यानी कि हमारी x बराबर 8 निकल के आ जाएगी। हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या, हमने छोटी संख्या x मानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 8 हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन छोटी संख्या x बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल दोस्तों हम लोगों को अपनी दो संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ का फार्मूला लगा देना था, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ, कि हमारा 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब स्टॉपेज में मतलब छोड़ देती है, और स्टॉपेज सहित बस की गति 42 किलोमीटर पर घंटा है। यानी कि अगर स्टॉपेज को हम लोग न रोके ना उसमें देखें, जैसे कि मान लो यहाँ सजेती से सॉरी कानपुर से बस चली और लखनऊ में स्टॉप करती है और फिर वहां से आगे गोरखपुर चली जाती है, तो वो कह रहा है कि अगर लखनऊ वाले स्टॉप को हम लोग ना जोड़ें, डायरेक्ट गोरखपुर तक लेके जाएं बस को, तो वो 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है। और कह रहे हैं कि अगर स्टॉपेज को भी जोड़ लें तो फिर वो 42 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कितने मिनट के लिए प्रति स्टॉप बस रुकती है। ठीक है, तो जब दोस्तों प्रति स्टॉप यानी कि ठहराव पूछे हम लोगों से, तो क्या होता है, इसमें ठहराव में होता है ठहराव बराबर यानी कि स्टॉप बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि ट्रिक समझ लीजिए आप लोग, फार्मूला क्या, ये वायरल ट्रिक है। क्या होता है, ठहराव यानी कि रुकने की अवधि बराबर, ये होता है दोनों गतियों का अंतर, क्या होता है, दोनों चालों का अंतर अपान बिना रुके चाल, अंतर अपान बिना रुके चाल इंटू, अब हम लोगों को अगर मिनट में निकालना है तो यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, केवल ये। अगर घंटा में निकालना है तो कुछ कोई बात नहीं होती है। ठीक है, बस हम लोगों को इतना निकालना होता है। तो हमसे कह रहा है कि प्रति स्टॉप बताइए कितना रुका है। हम लोग क्या, अंतर अंतर कितना है 60 और 42, 60 और 42 का अंतर आ जाएगा 8 मतलब 18 इंटू बिना रुके चाल, बिना रुके उसने 60 की स्पीड से चाल चली है, इंटू हम लोगों को मिनट में निकालना है तो 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि ये सब घंटा में है, तो ये 60 निकल के आ जाएगा। ये 60 से 60 चला जाएगा, यानी कि निकल के आ जाएगा 18 मिनट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बस हमको क्या करना है कि जब भी हमसे ठहराव पूछे तो हमको क्या करना होता है कि अंतर अपान बिना रुके चाल इंटू, अगर मिनट में पूछा है तो 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर मिनट में नहीं पूछा है तो फिर वही हमारा घंटा में निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 मिनट रुकती है बस स्टॉप पर बस। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, आप लोगों को सवाल अच्छे लग रहे हो, समझाने का तरीका भी अच्छा लग रहा हो और समझ में भी आ रहे हो, तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और प्यारा सा एक कमेंट तो आप लोगों को करके बताना ही है। कह रहा है कि सुमित
क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 का होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है। जितना लाभ हुआ 4800, इसका 30% चैरिटी में दे दिया गया तथा शेष लाभ को उनके बीच बांट दिया गया। सबसे पहले हम लोग यहां से निकालेंगे शेष लाभ। शेष लाभ हमारा कितना निकल के आएगा? टोटल लाभ था दोस्तों हमारे पास 4800 रुपए। 4800 रुपए में से हम लोगों ने 30% चैरिटी में दे दिया, यानी कि 30% चैरिटी में दे दें तो हमारा 1,2,1,2 ये निकल के चला गया। यानी कि यहां से जब हम लोगों ने डिवाइड कराया, मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 3 का 24, ये निकल के आएगा 3 चौको 12 2 14, यानी कि 1440 रुपए चैरिटी में दे दिया। जब 1440 चैरिटी में दे दिया तो शेष लाभ कितना हो गया? 4800 में 1440 चले गए, यानी कि यहाँ पर बच के कितना आ जाएगा? बच के आ जाएगा 3360 रुपए। कितना? 3360 रुपए ये बच के आए शेष। अब हमको क्या करना है कि हमको लाभ का रेशियो निकाल लेना है और अपना आंसर ले लेना है। उसने हमसे कहा कि 4500 मतलब 45,000, 81,000 और 90,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो बराबर, आप लोग देखिए कि ये 30 30 और 30 इसमें तीनों में चले जाएंगे, यानी कि रेशियो डायरेक्ट लिखेंगे 45 रेशियो 81 रेशियो 90। अब इसमें 9 से डिवाइड कराइए, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, ये निकल के आएगा 9 पना 45, 5 रेशियो 9 नहीं 81, 9 रेशियो 9 दे हम 90। ये हमारा रेशियो निकल के आ गया 5 रेशियो 9 रेशियो 10। उसने हमसे कहा सुमित का हिस्सा कितना है। सुमित नंबर 1 में है, सुमित का हिस्सा है 5, यानी कि सुमित का हिस्सा हम लोग यहां से निकालेंगे। सुमित बराबर, सुमित का हिस्सा 5 है अपान टोटल लिखना होता है 5 + 9 14, 14 10 24, 5 गुणे 24 मतलब 5/24 गुणे 3360। ये हमको इतना करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। चलिए डिवाइड करा देते हैं। 24 एकम 24, यहाँ पे 9 बच जाएगा। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, यानी कि 24 चौको 96 गुणे ये, यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा 14 पंचे 70, यानी कि 700। जो भी ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 700। सुमित का हिस्सा कितना निकल के आएगा? 700 रुपए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने आप लोगों को इजी वे में समझा भी दिया है। रेशियो निकालने में 30 चले गए, 9 से डिवाइड कराया, 5 रेशियो 9 रेशियो 10 ये निकल के आ गया रेशियो, और सुमित का हिस्सा इसमें 5/24 3360 में मल्टीप्लाई कराया और अपना आंसर ले लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गया। हमको दिया है रूट के अंदर a अपान बी बराबर 8/3 माइनस रूट के अंदर b अपान a और a माइनस बी बराबर 10। तो ए बी का मान क्या है? क्या करना है हमको? ये जो रूट के अंदर ये दिया है माइनस का रूट b अपान a, इसको हम लोग एक साइड में लेकर के आएंगे। एक साइड में लेकर के आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। ये निकल के आएगा रूट के अंदर a अपान बी, इसको उधर लेके गए प्लस ये हो गया रूट के अंदर b अपान a बराबर ये है 8/3, ये दिया हुआ है। हम लोगों ने इसको उस साइड में ले गए। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी कि स्क्वायर करने पर क्या? वर्ग करने पर। ठीक है, स्क्वायर कीजिए तो ये स्क्वायर कराएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर ये हो जाएगा 8/3 का मतलब स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर, यानी कि रूट a अपान बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये निकल के आएगा a अपान बी प्लस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा b अपान a प्लस का 2ab, यानी कि ये 2 रूट a और ये कट जाएगा, यह बचेगा केवल 2 बराबर इसका स्क्वायर करा देंगे तो ये आ जाएगा 8 8 64 बटे 3 3 का 9, इतना निकल के ये आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? ये 2 को उधर लेके जाएंगे और इधर एलसीएम लेंगे, यानी कि इधर एलसीएम ये निकल के आ गया ए बी, ये ए से इधर मल्टीप्लाई तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर बराबर इसको उधर लेके गए थे तो ये हो गया 64 माइनस 18 बटे 9। ठीक है, आप लोग समझते रहिएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। इस 2 को उधर लेके गए, फिर एलसीएम लिया तो 9 दूनी 18 हो गया, ऐसे ऐसे निकाल के आ गया। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, जो इसकी जगह में हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या रखेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab अपान ब्रैकेट में मतलब नीचे दिया हुआ है ab
इज इक्वल टू, ये 64 में से 18 चले गए, 54, 54 में 10 और चले जाएंगे तो 44 यानी कि 2 46, ये निकल के आ गया 46/9। हमको दिया हुआ है a माइनस बी, इसकी वैल्यू दी है 10, यानी कि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये निकल के कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 100। चलिए यहाँ ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी कोने में जगह कम है, क्योंकि कितना हो गया a माइनस बी का, इसकी जगह में हम लोगों ने 10 रखा वैल्यू, तो ये निकल के आ गया 10 की जगह में 100 प्लस ये 2ab लिखा हुआ है तो इसको लिख दीजिए 2ab अपान, ये हो जाएगा ab, और कितना दिया हुआ है 46/9, ये लीजिए ऐसा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और अपना आंसर निकाल लेना है कि ए बी का आंसर क्या निकल के आएगा। चलिए 100 से मल्टीप्लाई कराइए तो ये आ जाएगा 900 प्लस ये आ जाएगा 9 दूनी 18 ए बी बराबर ये 46 ए बी निकल के आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करना है कि 40, ये थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो गया, कितना निकल के आ गया 46 ए बी, 46 ए बी। अब क्या करेंगे, इस 46 में 18 को माइनस करा देंगे तो 46 में 18 चले जाएंगे, यानी कि 36, यानी कि 26, यानी कि 28, यानी कि 28 ए बी बराबर निकल के आ जाएगा 900। यहाँ से हम लोग ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी की वैल्यू निकल के आएगी 900/28। ठीक है, इसको सॉल्व कराइए और अपना आंसर निकाल लीजिए, कितना हमारा आंसर निकल के आ रहा है। जब हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे तो हमारा निकल के आएगा 32 होल 1/7, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना, ए बी बराबर 32 होल 1/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। लेंदी क्या था दोस्तों, देख लीजिए आप लोग कैसे ट्रिक से इसको किया गया है, और थोड़ा ऐसा समझ में आ रहा है कि समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग जब सोल्यूशन कराएंगे तो सॉल्व करा लेना, मैं मुंह से बोलता जा ही रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पक्षी को छोड़कर पक्षियों के एक समूह ने प्रत्येक शाखा के लिए एक एक पक्षी करके एक पेड़ की शाखाओं पर कब्जा कर लिया है। कुछ समय बाद जब उन्होंने शाखाओं पर प्रत्येक शाखा के लिए दो दो पक्षी करके कब्जा कर लिया है तो एक शाखा खाली थी। अब हमसे कह रहा है कि बताइए उस पेड़ की शाखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने माना कि उस पेड़ के शाखाओं की संख्या कितनी है, एक्स है। उसने हमसे कहा कि फर्स्ट कंडीशन में, क्या कह रहा है वो फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि जब प्रत्येक शाखा में एक एक पक्षी, यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि ये प्रत्येक शाखा हमने माना है एक्स, उसमें एक पक्षी, यानी कि ये एक्स इंटू एक, तब कह रहा है कि एक पक्षी शेष रह जाता है, यानी कि ये लीजिए प्लस का एक, एक्स शाखा में एक एक पक्षी आ गया, एक पक्षी बच गया, तो हम लोगों ने प्लस का एक इसको कर दिया। सेकंड नंबर सिचुएशन में वो हमसे क्या कह रहा है, सेकंड नंबर स्थिति में हमसे कह रहा है कि प्रत्येक, क्या कह रहा है कि जब उन्होंने शाखाओं पर प्रत्येक शाखा के लिए दो दो पक्षी करके कब्जा कर लिया, यानी कि कितने, दो दो पक्षी करके, तो एक शाखा खाली थी, यानी कि एक्स शाखाएं हैं टोटल, उसमें एक खाली है, यानी कि एक्स माइनस वन, ये शाखाएं हो गई, कितने कितने, दो दो, ये लीजिए, ऐसे हम लोगों को करना है। ठीक है, टोटल एक्स शाखाएं थी, उसमें से एक शाखा अभी बच गई, यानी कि एक्स में एक माइनस करा दिया तो ये शाखाओं की संख्या निकल गई, और प्रत्येक शाखा में दो दो बैठे हैं तो हमने 200 मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि निकल के आ गया 2x-1। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इसी दोनों सिचुएशन को बराबर करा देना है और अपना आंसर ले लेना है, यानी कि यहां से कितना निकल के आ गया, x+1 बराबर ये निकल के आ गया 2x-2, इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराया और इसको बराबर करा दिया, यानी कि ये x उधर लेके जाएंगे तो ये निकल के आएगा x बराबर ये 2 और इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3, x बराबर 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शाखाओं की कुल संख्या कितनी थी, शाखाओं की कुल संख्या 3 थी। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो थोड़ा बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर नहीं है मतलब जिसमें किसी भी संख्या का भाग न जाए, एक को छोड़ करके और स्वयं को छोड़ करके, वही होता है अभाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर वो नहीं होता है। 133, 133 का मल्टीप्लाई होता है 7 × 19, यानी कि ये तो नहीं होगा। उसके बाद दिया है 433, यही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
433, इसका मल्टीप्लाई मतलब इसका कोई फैक्टर नहीं होता है, 1 और 433 यही इसके फैक्टर होते हैं। और जो ऑप्शन दिया है 533, इस 533 के मल्टीप्लाई होते हैं 1, उसके बाद 13, उसके बाद 41, इसमें 13 से भी डिवाइड चला जाता है और 41 से भी। और ये 833 दिया है, इसमें 7 से, फिर उसके बाद 7 से, फिर उसके बाद 17 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी कि 433। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। कह रहा है कि सरल करें, चलिए इसको सरल कर देते हैं सरल तरीके से। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, यानी कि बॉड मास का, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये बार भी लगा हुआ है 6 - 4, यानी कि सबसे पहले हमको इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। 6 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे बच गया 2, यानी कि अब आ गया 6 - 2। अब ये 6 में 2 चला जाएगा तो इतना टोटल में कितना बचेगा, बचेगा 4, यानी कि यहाँ इतने तक कितना 4 वैल्यू आ गई। यानी कि अब ये 10 - 4, यानी कि ये 10 में 4 यहाँ तक चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 4 चला जाएगा तो बचेगा 6, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोगों ने काम फिनिश कर दिया। ठीक है, 6 बच गया। अब ये 6 इस 20 में माइनस होगा तो ये 20 ये 6, यानी कि यहाँ तक कितना बचेगा, 20 में 6 चला जाएगा तो बचेगा 14। ठीक है, ये 14 यहाँ तक हम लोगों ने काम खत्म कर दिया। अब ये 72, अब ये 72 में 14 को और माइनस करा देंगे तो 72 में जब 14 10 जाएंगे तो 62, और 4 और चले जाएंगे तो 58। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोगों को निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पूरा कितना 58 केवल बच के आएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको आराम से कर लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और रुपए 1 के कुल सिक्के 5:8:1 के रेशियो में, यानी कि अनुपात में है। तो हमसे कह रहा है कि यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत रुपए 55 है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। ये जो टोटल कीमत दी है, मैं आप लोगों को बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की होगी तो इस क्वेश्चन को आप लोग तुरंत कर देंगे। क्या है, जो हमको जो कुल कीमत दी है और जो सिक्कों की वैल्यू दी है, इसको क्या करना होता है कि हमको टोटल वैल्यू को दोनों को बराबर कर लेना होता है। यानी कि 50 पैसे 5 रेशियो में दिए हैं, यानी कि 50 पैसे गुणे 5 बराबर ये निकल के आएगा 250 पैसे, यानी कि 250 पैसे यानी कि 2.5 रुपए। ठीक है, यहाँ पे पी लिख दिए, यानी कि पैसे हो गया। ये हमारी निकल के आ गई 50 पैसे की वैल्यू। इसी प्रकार हम लोग 25 पैसे की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 25 पी गुणे 8, यानी कि 25 अट्ठे 200, 200 पैसे यानी कि 2 रुपए। ये दूसरी वैल्यू निकल के आ गई। इसी प्रकार रुपए एक के एक सिक्के हैं, यानी कि इसकी वैल्यू 1 रुपए ही निकल के आएगी, तो ये डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे 1 रुपए लिख दिया। ठीक है, 1 गुणे 1 बराबर 1 रुपए, यानी कि इसको टोटल ऐड हम कराएं तो ये 2.5 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 2.5 2 4.5 यानी कि 5.5, 5.5 इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 55 के बराबर। ठीक है, इस जो 5.5 हम लोगों ने निकाला, इसकी वैल्यू दी है 55 के बराबर। यहां से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालें तो कितनी निकल के आएगी, चलिए हम लोग पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा नीचे 0, ये 55 से ये 55 चला जाएगा, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, ये 10 को उधर लेके चले जाएंगे क्रॉस, 1 यूनिट की वैल्यू 10 निकाल दी हम लोगों ने। हमसे कह रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। 25 पैसे, 25 पैसे के दोस्तों कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के हैं 8 सिक्के, यानी कि 10 हम लोगों ने वैल्यू 1 की निकाली है, यानी कि 25 8 सिक्के हैं, यानी कि 10। ऑप्शन नंबर 80 बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितने 80 सिक्के हैं 25 पैसे के, क्योंकि उसकी वैल्यू 8 रेशियो के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने 10 निकाली है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 80 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था और आप लोगों को आ भी गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है दोस्तों 5 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त पाएं, छूट परसेंटेज क्या है। सेम दोस्तों ऐसा है कि जब हम लोग जाते हैं किसी मॉल में, कहीं पर किसी में, तो लिखा रहता है कि 5 वस्तुएं मतलब 3 वस्तुएं खरीदिए और एक लीजिए, 2 के साथ में एक लीजिए, बाई 2 गेट 1 फ्री, ऐसा लिखा रहता है ना। तो ऐसे ही उसने कहा है कि बाई 5 एंड गेट 2 फ्री, 5 खरीदिए और 2 उसके साथ में मुफ्त पाइए। तो हमसे कह रहा है कि बताइए परसेंटेज छूट क्या है। परसेंटेज छूट बराबर क्या होता है, परसेंटेज छूट होता है कि दोस्तों मुफ्त में जो मिल रही है अपान टोटल, यानी कि कुल इंटू 100, बस यही लगाना होता है और अपनी छूट निकाल ली जाती है।
यानी कि हमको मुफ्त में 2 चीजें मिल रही हैं। टोटल टोटल 5 और 2 ये हो गए 7, यानी कि बस इसको दोनों को ऐड कराना होता है, ठीक है, यही याद रखने वाला पॉइंट है, इंटू 100। बस हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 28 होल 4/7%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। 28 सही 4/7%, यही हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। कह रहा है कि रसीद किसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगाता है। एक साथ काम करने पर दोनों व्यक्ति को काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? मैंने बताया आप लोगों की हम लोग वर्क एंड टाइम के जो भी क्वेश्चन है वो एलसीएम मेथड से ही करते हैं। यानी कि रसीद यानी कि आर कितने दिनों में? 15 दिनों में काम करता है। उसके बाद कौशिक यानी कि के कितने दिनों में? 21 दिनों में काम करता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 21 और 15 का। जरा 21 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ हम लोग जरा करके देख लेते हैं। ये 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, ये आ जाएगा 3 पच्चे 15, ये 5, फिर उसके बाद ये 7, यानी कि 3 पच्चे 15 सत्ते 105। ये हमारा निकल के आ गया टोटल वर्क, यानी कि यही हो गया हमारा 105 यूनिट टोटल वर्क। अब हम लोग आर यानी कि रसीद की इफिशियंसी निकालने मतलब निकालते हैं कि उसकी कार्य क्षमता कितनी है। 15 का इसमें डिवाइड कराएंगे तो 15 सत्ते 105, यानी कि 7 यूनिट काम करता है रसीद। और इसी तरह हम लोग कौशिक पर निकालेंगे तो 21 पंचे 105, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम कौशिक करता है। उसने हमसे कहा कि एक साथ अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में टोटल काम कर देंगे। टोटल काम 105 यूनिट है, एक साथ दोनों मिल जाएंगे यानी कि 7 + 5 यानी कि 12 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। बस इससे डिवाइड करा दीजिए और अपना आंसर ले लीजिए कि हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है। 3 से डिवाइड कराइए तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, 1 बच जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 35/4 जो भी ऑप्शन हो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 35/4 ये दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो 35/4 दिन में पूरे काम को फिनिश कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। आज दोस्तों मैंने ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के कवर कराए हैं क्योंकि अब आप लोगों के पास समय नहीं बचा हुआ है, केवल कल का समय और शेष है। तो आप लोग आज अच्छे से मेहनत और कर लीजिए और कल कर लीजिए, फिर परसों आप लोग एग्जाम हॉल में अपनी पूरी मेहनत को निचोड़ करके चले आइए। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें से पहले 20 संख्याओं का औसत 1.1 है और अगले 9 का औसत 1 है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए अंतिम संख्या क्या है। अंतिम संख्या निकालने के लिए क्या करना है कि 30 संख्याओं को जो औसत दिया है इसका हम लोग निकाल लेंगे 30 का कुल। तो कुल कितना निकलेगा? 12 तिहाई 36, यानी कि ये निकल के आ जाएगा सिर्फ 36। ये निकल के आ गया 30 संख्याओं का कुल वजन। अब हम लोग 20 संख्याओं का कुल वजन निकाल लेते हैं। 20 संख्याओं को निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 11 दूनी 22, यानी कि ये 220 आएगा, एक पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 22 किलोग्राम 20 संख्याओं का औसत निकल के आ गया। अगले 9 संख्याओं का औसत 1 है, यानी कि 22 + 9, यानी कि ये निकल के आ गया 31। ये निकल के आ गया इतनी संख्याओं का औसत। हमसे पूछा है अंतिम संख्या क्या है, 36 में से 31 माइनस करा देंगे, अंतिम संख्या यानी कि 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल 30 संख्याओं का वजन 36 था, 29 संख्याओं का वजन हम लोगों ने निकाल लिया 31, तो लास्ट वाली संख्या 36 में से 31 चले गए, यानी कि 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 17 क्वेश्चंस, यानी कि 17-18 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिए कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से क्लास को कवर करिए और तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग इसको तैयार करेंगे तो आप लोगों को 2 या 4 क्वेश्चन तो सेम इसी मतलब 2-4 क्वेश्चन का पूरे क्वेश्चन ही मिलेंगे दोस्तों, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है। तो आप लोग को मैं आज चौथा मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिया मैंने। आप लोग इन 4 के चारों मॉडल पेपर को देखिए और अपना एग्जाम 8, 9 और 10 तारीख को अच्छे से दे करके आइए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके मुझको बताइए कि आप लोगों ने मतलब क्लास आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों का स्कोर क्या रहा, ठीक है। तो मिलते हैं आप शाम को नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।